राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसका नाम है पाचन तंत्र। वैसे ये टॉपिक हमें सभी को आना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है उनमें से 70 या 80% बीमारियां हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने के कारण होती है। यदि आपका पाचन तंत्र माउथ से लेके एनस तक एकदम सही है तो आपको बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उसका अंत में क्या होता है, वो किन पदार्थों में आगे जाके ब्रेक डाउन होता है, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है और वो सारी प्रोसीजर क्या है, कैसे हमें खाने के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। हम श्वास भी लेते हैं, आप सभी जानते हैं श्वास क्यों लेते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है, ऑक्सीजन का काम क्या होता है। दरअसल जो हम खाना खाते हैं और जो हम श्वास लेते हैं, खाना में जो भी उत्पाद बनते हैं ब्रेक डाउन के बाद में, हम शुरुआत में हमें दांतों से हम खाने को चबाते, वहाँ तोड़ते, फिर आगे चलकर बहुत सारे एंजाइम है वो खाने को तोड़ते जाते हैं और अंत में खाना बहुत ही छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है और वो कोशिकाओं में अवशोषित कर लिए जाते हैं। वहाँ पर फिर वही पदार्थ, वही छोटे छोटे कण या आप कह सकते हो कि पदार्थ आगे चल के एनर्जी का निर्माण करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। तो पाचन तंत्र का अध्ययन अति आवश्यक है और इसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आज इसी टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि पाचन तंत्र के कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। इस टॉपिक को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम पाचन तंत्र के मुख्य ऑर्गन अंग का अध्ययन करेंगे। दूसरे और तीसरे भाग में इनकी पूरी क्रियाविधि का हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो हमें पता होना चाहिए। पाचन तंत्र के अंतर्गत संपूर्ण पाचन क्रिया से संबंधित अंगों व ग्रंथियों को सम्मिलित किया जाता है। यदि हम परिभाषा देखें पाचन तंत्र की, पाचन की वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अम्ल, ग्रीसलोर आदि सरल कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित होते हैं, पाचन कहलाती है या उसे पाचन कहते हैं। पाचन तंत्र के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो। यहाँ माउथ से लेके और अंतिम एनस तक, अंतिम ऑर्गन एनस तक पूरे पाचन तंत्र के अंग होते हैं। इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी पूरी की पूरी आहार नाल और इसके सहायक अंग एसेसरी ऑर्गन आदि से मिलकर पूरा पाचन तंत्र बना होता है। यदि आहार नाल की बात करें तो आहार नाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आ गए, माउथ आ गया, माउथ के बाद में फेरिंग्स आ गई, ओसियोफेगस आ गई, इसके बाद आगे चले स्टमक आ गया, इसके बाद में आगे चले तो छोटी आंत आ गई, फिर बड़ी आंत आ गई, उसके बाद में एनस आ गया। ये तो आहार नाल के भाग हो गए। और सहायक जो आहार नाल से लगे होते, टच होते या जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भाग नहीं पाते हैं, तो जैसे यहाँ हम देखें तो जीभ की बात करें, हम जीभ है, सैलिवरी ग्लैंड्स है,
हमारे अंदर तीन जोड़ी पाई जाती है। इसके अलावा टीथ है, आगे चलते हैं लीवर है, गाल ब्लैडर है यानी पित्ताशय है, पैनक्रियाज है यानी अग्नाशय है। तो ये सारे सहायक अंगों के रूप में कार्य करते हैं। यदि हम पाचन तंत्र की प्रोसेस की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो तो 6 भागों में पूर्ण होता है। कौन कौन से भाग हुए? एक तो हो गया इंजेशन। इंजेशन का मतलब है अंदर ग्रहण करना। सिक्रेशन का मतलब है फिर पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी स्राव हैं, एंजाइम से वो सिक्रेट होंगे। फिर मिक्सिंग होगी, प्रोपल्सन। मिक्सिंग प्रोपल्सन का मतलब उसको प्रॉपर उसकी मिक्सिंग होगी खाने की। फिर उसके बाद में डाइजेशन शुरू होगा, पाचन शुरू होगा। पाचन होने के बाद में अवशोषण हो जाएगा और अवशोषण के बाद में इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये 6 बेसिक स्टेप है जो पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ पाचन तंत्र के मुख्य अंगों की। पहले बात करता हूँ मैं माउथ की। शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से होती है। ओरल कैविटी से शुरू होती है हमारा माउथ। माउथ में क्या क्या होते हैं? माउथ में चिक्स होते हैं, पैलेट होते हैं, लिप्स होते हैं और टंग होती है, जीभ होती है। इतने भाग से ये माउथ बना होता है। माउथ में यदि जो भी खाना हम डालते हैं उसका पाचन कैसे होता है? माउथ में बहुत ज़्यादा पाचन नहीं होता है। माउथ में सिंपल जो भी खाना होता है उसको तोड़ा जाता है, उसको पीसा जाता है, उसमें लार मिक्स करके और बोलस में परिवर्तित किया जाता है। माउथ की यदि हम संरचना देखें तो माउथ की आप सभी जानते हो, माउथ को जब अपन ओपन करते हैं तो सर्वप्रथम हमें दांत, टीथ दिखाई देते हैं। टीथ के बाद में एक ओरल कैविटी होती है, मुख गुहा होती है। यहाँ देखो ये मुख गुहा है, ये वाला पार्ट। और वहाँ पे एक जीभ होती है, टंग होती है। जो पैलेट होते हैं, ऊपर की तरफ आप देखोगे अपना अंगुली लगा के माउथ में तो आपको कुछ उभार टाइप दिखते हैं और हार्ड दिखता है। जो हार्ड वाला पार्ट वो तो हार्ड पैलेट होता है और उसके पीछे की तरफ होता है सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट, तालू जिसको हम कहते हैं, हिंदी में आप कहो तो इसको तालू कहते हो। तो बाहर की तरफ कठोर तालू होता है और अंदर की तरफ कोमल तालू होता है। और कोमल तालू के पास में एक जिसको हम कहते हैं कागला, एक कागला सा होता है, एक छोटा सा उभार होता है, मांसल उभार होता है, उसको वल्वा भी कहते हैं। ये क्या करता है, यहाँ इसके जस्ट नीचे, इस कागला के जस्ट नीचे 2 नासा के छिद्र होते हैं, उसको ये बंद रखता है। जब हम खाना खाते हैं तो ये उसको बंद करता है ताकि खाना नासा द्वार के थ्रू नासा में या श्वास नली में ना चला जाए, तो इसलिए उसको ये बंद रखता है। और नीचे हम आए तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कॉमन एक पात है, कॉमन द्वार है, किसका? खाने का और श्वास नली का। नीचे की तरफ हम देखते हैं तो एक संरचना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको मैं उसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो संरचना है ये क्या है? ये है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का नाम सुना? एपिग्लोटिस, एपी का मतलब ऊपर, ग्लोटिस के ऊपर। ग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस जो ट्रेकिया होता है, श्वास नली होती है, उसका आगे का उभरा हुआ भाग होता है, उसके ऊपर एक संरचना लगी होती है, गेट नुमा संरचना होती है, जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है? जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम ये क्या करता है, श्वास नली के द्वार को बंद कर देता है और खाना सीधा का सीधा ग्रसिका में चला जाता है, आहार नाल में प्रवेश करता है। यहाँ 2 मार्ग आपको दिखाए गए हैं, एक वायु का मार्ग है और दूसरा खाने का मार्ग है।
खाने का मार्ग आप देखो तो खाने का मार्ग यहाँ जाके देखो, वायु का और खाने का मार्ग एक जगह दोनों क्रॉस करते हैं, और जहाँ क्रॉस करते हैं वहाँ जस्ट नीचे एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, श्वास नली को, ट्रेकिया को बंद कर देता है, तो उससे खाना किस में चला जाएगा, आगे ग्रसिका में चला जाएगा। सामान्यतः जब हम श्वास लेते हैं तो क्या होता है, एपिग्लोटिस खुला होता है और श्वास किस में चली जाती है, ट्रेकिया में। उस समय ये जो ग्रसिका है, उसमें ग्रसिका क्या होती है, सिकुड़ी हुई होती है। सामान्य स्थिति में ग्रसिका सिकुड़ी हुई होती है। ग्रसिका की जो पेशी दीवारें होते हैं वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो श्वास है वो सीधा का सीधा किस में चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है, कोई रुकावट बीच में पैदा नहीं होती है। अब कई बार जब हम खाना खाते हैं तो हमें खांसी क्यों आती है। कई बार क्या होता है, खाने खाते समय जब खाना यहाँ तक पहुँचता है, जहाँ क्रॉस होते हैं दोनों, खाना और श्वास नली का जो मार्ग है जहाँ क्रॉस होता है, वहाँ पे कई बार क्या होता है, उस टाइम में हम श्वास ले लेते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, ये एपिग्लोटिस खुल जाता है, और खुलने से क्या होता है, खाना यहाँ श्वास नली के ऊपरी भाग में अटक जाता है। तो एक रिफ्लेक्शन क्रिया होती है, प्रतिवर्ती क्रिया होती है, उसके द्वारा तुरंत इस खाने को खांसी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ताकि खाना अंदर ना चला जाए श्वास नाल में। क्योंकि यदि खाना श्वास नाल में चला गया तो श्वास नाल बाधित हो जाएगी, श्वास प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और इंसान की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उस परिस्थिति में दोनों द्वार खुले होने के कारण खाना श्वास नाल में जा सकता है। तो ये तो माउथ की संरचना है, इनके पार्ट्स। यहाँ आप एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ ये सॉफ्ट पैलेट, कोमल तालु के ऊपर ओपनिंग ऑफ यूस्टेकिन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है, ये मिडिल एयर की ओपनिंग है यहाँ पर। इसमें आप आगे देखना चाहो तो जीभ है, जीभ का जो पीछे वाला पार्ट है वो हायोइड बोन से जुड़ा होता है। जीभ का पीछे वाला पार्ट है हायोइड बोन से जुड़ा होता है, और जीभ के ऊपर कई श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। जीभ का मुख्य कार्य क्या है, भोजन को इधर से उधर करना, मिलाना, बोलस के रूप में परिवर्तित करना जीभ का मुख्य काम है। ये एक तरह से मिलाने का काम करती है। ये तो माउथ या ओरल कैविटी हो गई। अब आगे बात करते हैं हम जीभ। आगे हम किसकी बात करते हैं, जीभ की। जीभ एक मांसल फ्लेट लाइक संरचना होती है जो ओरल कैविटी की छत पे पाई जाती है। इसका आगे का भाग मुक्त होता है, सबको पता है, और पीछे का भाग हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। जीभ की अधर सतह पर एक पतली झिल्ली फ्रेनुलम लिंगुई द्वारा मुख गुहा से जुड़ी रहती है। यदि आप जीभ को थोड़ा उल्टा करो तो आपको एक पतली झिल्ली दिखाई देगी जो अधर सतह से जुड़ी रहती है। जीभ के ऊपर बहुत सारे अंकुर पाए जाते हैं, पेपिलीज पाई जाती है, जो श्रावण का कार्य करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जीव्या अंकुर। यदि हम इसके टाइप की देखें तो ये कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। एक होती है फंजीफोरम पेपिली, जो ऐसे फंजी टाइप होती है। फंजाई आपने देखा होगा कैसा होता है, बाहर से कवक देखा होगा, तो ऐसे फंजीफोरम टाइप की होती है। दूसरी फिलीफोरम पेपिली, जो इस प्रकार की होती है। तीसरी में बात करूं तो तीसरी होती है वेलेट पेपिली, ये वाली सरकम वेलेट पेपिली भी कहते हैं इसको। चौथी होती है फोलिएट पेपिली, जो सामान्यतः मनुष्य में एब्सेंट होती है, मनुष्य की जीभ में एब्सेंट होती है। ये 3 ज़्यादातर मनुष्य की जीभ में पाई जाती है। जीभ का जो
पीछे का पार्ट है वो लास्ट में कहाँ से किससे जुड़ा होता है, एपिग्लोटिस से जुड़ा होता है। जीभ को एक सल्कस टर्मिनेलिस होता है, सल्कस जो दो भागों में डिवाइड करता है, जीभ को दो भागों में डिवाइड करता है। इसके अलावा हम देखें तो एक मिडिल में एक होता है जिसको हम मेडियल सल्कस कहते हैं। तो ये जीभ की संरचना के कुछ पार्ट है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें याद नहीं करना है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना कि कौन कौन से जीव अंकुर पाए जाते हैं और जीभ का मुख्य कार्य क्या है। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछने वाला। आगे हम बात करते हैं, ये एक डायग्राम है, इसमें हम जीभ का जो माउथ का जो ओपन व्यू है, जो हम खोल के जो उसका हम डायग्राम ले तो ऐसा आता है। इसमें आप देख सकते हो, जो पैलेट की बात करें हम तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दो होते हैं। ये ऊपर वाला ये वाला हार्ड पैलेट है और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट है। ये मैं इसकी बात कर रहा था, वो कागले की बात करता हूँ। ये वो कागला है, मारवाड़ी में हम इसको कागला कहते हैं। और यदि मैं बात करूं जीभ की, तो ये जीभ आप देख रहे हो, यहाँ पे जीभ है और इसकी मैंने बताया था ये पीछे की तरफ जुड़ा होता है, एक लिंगुअल फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। इसके जस्ट नीचे ओपनिंग है, ये देखो ये ओपनिंग है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की। इसकी ओपनिंग जस्ट इसके जीभ के नीचे होती है। इसमें आपको दांत भी दिखाई दे रहे हैं। टीथ की बात करें हम तो हमारे अंदर दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिसका यदि हम सूत्र देखें तो ICPM से आप याद रख सकते हो। आई का मतलब इंसीजर, कृदनक। सी का मतलब कैनाइन, रदनक। पी का मतलब प्री मोलर और एम का मतलब मोलर। तो ये 4 टाइप के दांत हैं। ये भी आप देख सकते हो। जो अर्धांश है उसमें यदि आप देखो तो ये जो 4 है, नीचे वाले ऊपर वाले दोनों तरफ देखोगे आप तो 4 होंगे, ये होंगे इंसीजर। 4 नीचे होंगे, 4 ऊपर होंगे, तो टोटल 8 होंगे। इसके जस्ट टच वाले साइड में दोनों तरफ एक एक होंगे, वो कैनाइन होंगे। उसके बाद बाकी प्रीमोलर और मोलर वाले आते हैं। दांत की हम बात करें तो दांत सहायक अंग होते हैं जो मैंडिबल और मैक्सिली के बोनी सॉकेट्स में स्थित होते हैं। एक प्रारूप दांत 3 बाहरी हिस्सों से मिलकर बना होता है, क्राउन, रूट और नेक। ये देखो ये दांत की संरचना, क्राउन, नेक और रूट, ये 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों से मिलकर बना होता है। आंतरिक भाग डेंटिन से बना होता है। जो दांत का आंतरिक भाग है वो किससे बना होता है, डेंटिन से। डेंटिन कौन सा है, ये देखो ये डेंटिन है। कैल्सिफाइड होता है। कनेक्टिव टिश्यू मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द टीथ, ये अधिकांश भाग बनाता है टीथ का। ये देखो ये जो पार्ट है ये डेंटिन होता है, इसका बना होता है आंतरिक भाग। क्राउन भाग का डेंटिन इनेमल से घिरा होता है। क्राउन भाग, ये क्राउन है और ये डेंटिन है। क्राउन भाग का जो डेंटिन है किससे घिरा होता है, इनेमल से। ये इनेमल है जो शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैल्शियम लवण की मात्रा होती है। इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। यह शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं और यहाँ पर कैल्शियम लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है। डेंटिन के अंदर पल्प कैविटी पाई जाती है। ये देखो ये डेंटिन है और इसके अंदर ये क्या है, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर बहुत सारे तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है।
कहने का तात्पर्य ये है कि ब्लड को जो सप्लाई होती है वो इसी पल्प कैविटी के थ्रू होती है, और जितने भी तंत्रिकाएं है और रुधिर वाहिका है वो सारी की सारी पल्प कैविटी में ही पाई जाती है। आगे हम देखें, नीचे वाला पार्ट देखें तो यहाँ पे रूट्स के अंदर हम देखें तो रूट कैनाल पाई जाती है। इसके अलावा सेमेंटम जो डेंटिन होता है उसको कवर करता है। उसको क्या कवर करता है? दो संरचना होती है, बोन लाइक संरचना। एक तो होता है सेमेंटम, ये वाला जो डेंटिन को कवर करके रखता है, और दूसरा होता है एल्वियोलर बोन जो दांत को सपोर्ट प्रदान करता है। ये क्या है? एल्वियोलर। एल्वियोलर का मतलब इस बोन के अंदर छोटी छोटी वायु गुहिकाएं पाई जाती है, छेद पाए जाते हैं। ये कह सकते हो, देखो ये छेद है ना, ये छेद पाए जाते हैं। तो ये दांत की संरचना है, 3 भागों से मिलकर बना होता है और अधिकांश भाग डेंटिन और एनिमल से बना होता है। आगे हम देखते हैं दांत के अंदर जो टाइप की बात कर रहे हैं हम, तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: कृदनक, हृदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। कृदनक मतलब इंसिजर, हृदनक मतलब कैनाइन, अग्र चर्वणक का मतलब प्रीमोलर और चर्वणक का मतलब मोलर। तो ICPM ये आपको याद रखना है। दंत सूत्र की बात करें तो क्या हो गया? ICPM बटा ICPM इंटू 2। ऊपरी जबड़े के एक अर्धांश में धातु की संख्या और निचले जबड़े के एक अर्धांश में धातु की संख्या। एक अर्धांश का मतलब क्या हो गया? एक अर्धांश का मतलब ये हो गया, ये ऊपरी जबड़े में एक अर्धांश में धातु की संख्या, निचले जबड़े में एक अर्धांश में धातु की संख्या इंटू 2। तो ये यदि हम ह्यूमन की बात करें, एडल्ट में, ह्यूमन एडल्ट का जो सूत्र हो गया वो 21-23 होता है। 21-23 का मतलब है दो ऊपरी जबड़े के अर्धांश में 2 इंसिजर पाए जाते हैं, 1 कैनाइन पाया जाता है, 2 प्रीमोलर पाए जाते हैं और 3 मोलर पाए जाते हैं। डायग्राम से देख सकते हैं आप, देखो 2 इंसिजर पाए जाते हैं, 1 कैनाइन पाया जाता है, 2 प्रीमोलर पाए जाते हैं और 3 मोलर पाए जाते हैं। 3 मोलर पाए जाते हैं। नीचे वाले से आराम से दिखाई दे रहा है, ये 3 मोलर है, ये 2 प्रीमोलर है, 1 कैनाइन है और 2 इंसिजर है। तो टोटल यदि हम देखें तो इसको फिर ऐसे आप लिखोगे 2, 1, 23, 21-23 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो 2, 3, 4, 5, 3, 8 ऊपर है, फिर 8 नीचे 16, फिर 2 से कर देंगे तो 32 हो जाएंगे। ये कितने, ये किसमें हो गए? ह्यूमंस एडल्ट में। 2123 इंटू 2, 16/16, ऊपरी जबड़े में 16, नीचे जबड़े में 16, तो दोनों मिला के 32 हो गई। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में कितने हो गए? 2102। चाइल्ड में कितने होते हैं? 2102। तो 2102 का मतलब कितना हो गया? 2, 2, 4, 5, 5 में 10, 10 इंटू 20, तो ये 20 पाए जाते हैं। तो ये सारे दूध के दांत होते हैं। ये कौन से हो गए? दूध के दांत। अब आप देखो इनके अलावा कौन से जो नहीं है, 2 सेम है, कैनाइन दोनों आ जाते हैं, इंसिजर भी दोनों आ जाते हैं। ये प्रीमोलर नहीं आते हैं, पूरे के पूरे प्रीमोलर बाद में आते हैं, और मोलर में अंत वाला एक नहीं आता। तो 4 तो किसके हो गए? 1, 1, 4 हो गए। 4 तो हो गए मोलर और प्रीमोलर,
2 है, ऊपरी अर्धांश में भी, नीचे आधे अर्धांश में 2 है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8। तो प्री मोलर वाले 8 और मोलर वाले 4 ये बाद में आते हैं, तो ये 12 दांत बाद में आते हैं। 20 दांत पहले आ जाते हैं, 12 दांत बाद में आते हैं। एक 27 वर्ष का जो ओल्ड है उसमें 21 22 आते हैं, तो उसमें कौन सा वाला नहीं आता? लास्ट वाला, मोलर वाला। तो उसको हम क्या कहते हैं? अक्ल का दाढ़। वो कब आता है? बाद में आता है। अक्ल का दाढ़ उसको बोलते हैं। अंतिम मोलर दांत होता है उसको अक्ल का दाढ़ बोलते हैं, तो वो बाद में आता है। मंकी की बात करें तो मंकी का फॉर्मूला और ह्यूमन का फॉर्मूला दांत का सेम होता है। चूहे का होता है 20 33 10 23। हाथी का होता है 10 33 0 33। दो का होता है 31 42 31 43। तो ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। आगे हम बात करते हैं श्लेष्म और लार ग्रंथियाँ। श्लेष्म और लार ग्रंथियों की बात करें तो ह्यूमन के अंदर 3 जोड़ी पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का मतलब उपकरण ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का मतलब है, सब का मतलब अधो होता है, तो मैंडिबुलर मतलब जो जबड़े के पास में स्थित होती है, तो उसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। तीसरी होती है लिंगुअल, जो जीवे के नीचे होती है, तो अधो जीवा होती है। अब डायग्राम से आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कान है, तो कान के पास जो होती है वो पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो ये वाली कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड। दोनों कानों के पास होती है, इधर भी होती है दूसरी तरफ भी होती है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड हो गई। इसकी जो पैरोटिड वाहिका है, डक्ट है, वो सीधी सीधी दांत के ऊपर वाले जबड़े से नीचे की तरफ ये अपना श्रावण मुख गुहा में डालती है। दूसरी बात करें सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाली है, ये वाली सब मैंडिबुलर, और इसकी जो ये वाली, इसकी जो डक्ट है वहाँ आप देख सकते हो, ये जीभ के नीचे की तरफ इसकी डक्ट है, सीधे आगे की तरफ आ जाती है। तो ये नलिका यहाँ से अपना श्रावण है, जो लार है, वो यहाँ से मिक्स करती है भोजन के अंदर। तीसरी है सब लिंगुअल ग्लैंड, जीवा के पास में, जस्ट जीवा के नीचे। तो ये कौन सी है? ये वाली है, ये वाली। और ये यहाँ से देखो, ये जीभ के पास है, यहाँ से अपनी नलिकाओं द्वारा श्रावण जस्ट जीभ के नीचे होती है और मुख में डालती है। तो ये 3 ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, जो हमारे अंदर पाई जाती है। यहाँ एक छोटा सा आपको चीज़ ध्यान रखना है, छोटी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। म्यूकस और म्यूकस दोनों सेम उच्चारण है, लेकिन शब्द में डिफरेंस है। MUCUS म्यूकस ये श्लेष्म को शो करता है, और MUCUS म्यूकस ये ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड को शो करता है। तो श्लेष्म ग्रंथियाँ की बात करेंगे तो म्यूकस ग्लैंड की बात करेंगे, और सिर्फ श्लेष्म की बात करेंगे तो म्यूकस की बात करेंगे। म्यूकस एक संज्ञा है और म्यूकस ग्लैंड एक विशेषण है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम फेरिंग्स की, ग्रसनी की। यदि हम फेरिंग्स की बात करें तो ये 3 भागों में डिवाइड होती है। 3 भाग कौन से? यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ लगा रखे 1 2 3। जो कोमल तालु है उसके जस्ट ऊपर की तरफ पृष्ठ भाग में, जहाँ नासल चैम्बर होता है, उसके जस्ट पीछे की तरफ वाला जो पार्ट है वो कौन सा कहलाता है? नासा ग्रसनी। क्योंकि यहाँ से फेरिंग्स, यहाँ से जो श्वास है वो श्वास नली में प्रवेश करती है। श्वास का नासल चैम्बर से श्वास है वो यहाँ से श्वास नली के अंदर जाता है। तो ये नासा फेरिंग्स हो गई। दूसरा पार्ट है ओरोफेरिंग्स, मुख ग्रसनी। तो ये जो पार्ट है जहाँ पे एपिग्लोटिस खुलता है, एपिग्लोटिस से लेके
और जो कागलिया के बीच में जहाँ पर दोनों का क्रॉस है, दोनों का पाथ सेम है, श्वास नलिका और मुख पाथ जहाँ पर मिलते हैं वो वाला पार्ट मुख्य ग्रसनी। ओरल कैविटी के जस्ट पास में ओरल कैविटी जहाँ खुलती है वो वाला पार्ट है मुख्य ग्रसनी। तीसरा पार्ट जहाँ पे एपिग्लोट से जस्ट नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है? स्वर यंत्र ग्रसनी, लैरिंजियल फेरिंग्स या लैरिंगो फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं। फेरिंग्स का मुख्य कार्य सिर्फ भोजन को आगे ग्रसिका में प्रवेश करवाना होता है और श्वास इसके द्वारा आगे ट्रेकिया में प्रवेश करती है। सिर्फ ये मार्ग उपलब्ध करवाती है, इसके अलावा इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। तो ये 3 पार्ट आपको इसके ध्यान रखने हैं फेरिंग्स के, ग्रसनी के। आगे हम बात करते हैं ओसोफेगस की, ग्रासनाल की या ग्रसिका की। ग्रसनी से अमाशय तक लगभग 26 सेंटीमीटर लंबी होती है, सक्रिय होती है और पाचक ग्रंथियाँ इसमें नहीं पाई जाती। इसका भी काम सिर्फ भोजन को आगे खिसकाना होता है। ये ग्रसिका की पेशी दीवारें सिकुड़कर ग्रसिका को बंद रखती है सामान्य स्थिति में, ताकि श्वास लेते समय श्वास ग्रसिका में ना चला जाए, ना प्रवेश कर जाए। ये लसलसा श्लेष स्रावित करती है जो भोजन को आगे अमाशय में भेजने में सहायक होता है। ये ग्रासनाल या ओसोफेगस का मुख्य काम है। आगे बात करते हैं हम अमाशय की। हम यहाँ पे अभी सिर्फ इनकी महत्वपूर्ण जो पाचन तंत्र के अंग है और सहायक अंग है उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है उसका अध्ययन करेंगे। तो मैं अब अमाशय की बात करता हूँ। अमाशय में यदि हम देखें तो अमाशय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। अमाशय कहाँ स्थित होता है? डायफ्राम होता है, हमारी छाती होती है। जहाँ छाती खत्म होती है वहाँ डायफ्राम से शुरू होता है, उसके पीछे की तरफ बाईं ओर अमाशय स्थित होता है। यदि हम बात करें तो हार्ट, आप देखते हुए हार्ट की नीचे की तरफ आप देखोगे तो अमाशय स्थित होता है। थोड़ा सा वहाँ लीवर का पार्ट भी आ जाता है तो वहाँ अमाशय स्थित होता है, थोड़ा सा लीवर भी कवर करता है। अमाशय की हम बात करें तो अमाशय ग्रसिका से जुड़ा होता है और जहाँ पे ग्रसिका और अमाशय मिलते हैं वहाँ पे एक गेट होता है, वहाँ पे एक द्वार होता है जिसको हम कहते हैं इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। यानी यहाँ ये क्या करता है, खाने को वापस ऊपर की तरफ जाने के लिए रोकता है। इसमें गेट ऐसे बने होते हैं, ऐसे गेट बने होते हैं जिसमें से खाना तो अंदर प्रवेश कर सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता। इस प्रकार गेट बने होते हैं। अमाशय की संरचना बात करें तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग कार्डिया, दूसरा फंडस जो ऊपर का पार्ट होता है, अपर सरफेस का पार्ट होता है फंडस होता है। कार्डिया शुरुआत का पार्ट होता है कार्डिया। बॉडी जो बीच का मेन पार्ट होता है वो बॉडी होती है और जो लास्ट का जो पार्ट होता है वो पाइलोरस होता है। अमाशय की शुरुआत में और अमाशय के अंत में 2 गेट पाए जाते हैं। शुरुआत वाला गेट क्या करता है, खाने को वापस नहीं जाने देता, और अंत वाला गेट क्या करता है, वापस यदि खाना आगे चला गया छोटी आंत में तो वापस अमाशय में नहीं प्रवेश कर सकता। तो ये 2 यहाँ पर द्वार होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं, वाल्व। आप यदि ज़्यादा इसको कहो तो वाल्व कह सकते हो। इस चीज़ को आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें आपको याद नहीं रखना है। आगे हम बात करते हैं अमाशय में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, कौन कौन सी जठर ग्रंथियाँ होती है, उसकी हम बात करते हैं। जो जठर रस का स्रावन करती है। 4 प्रकार की ग्रंथियाँ होती है। म्यूकस सेल जो म्यूकस का स्रावन करती है। म्यूकस सेल यहाँ देख सकते हो आप,
ये वाली और ये वाली, ये किसका स्राव करती है? म्यूकस का स्राव करती है। दूसरी चीफ सेल या जाइमोजन सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल, ये किनका स्राव करती है? पेप्सिनोजन का। जो इनएक्टिव एंजाइम है, जो एक्टिव होता है किसके द्वारा? एच सेल के द्वारा पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। पेप्सिन में ये एक्टिव हार्मोन है, सॉरी एक्टिव एंजाइम है, और ये इनएक्टिव एंजाइम है। तो ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? चीफ सेल के द्वारा या जाइमोजन सेल के द्वारा। पैराइटल सेल ये किसका स्राव करती है? HCl का स्राव करती है, या इनको ऑक्जिनेटिक सेल भी हम कह सकते हैं। चौथे प्रकार की होती है जी सेल, गैस्ट्रिन सेल, ये जी सेल है। तो ये किसका स्राव करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है। यदि हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी इनके संयुक्त श्रावण को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ डायग्राम में आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, ये देखो यहाँ देख सकते हो। यदि हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो अमाशय की जो सतह होती है वो 4 पार्ट से मिलकर, 4 भागों से मिलकर बनी होती है। सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में हम देखते हैं छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत में देखोगे आप तो ये 3 भागों से बनी होती है। छोटी आंत 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, जो अमाशय से जस्ट नीचे की ओर यू आकार का होता है लगभग, तो वो क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ड्यूडेनम का यदि हम ग्रीक वर्ड देखें तो ये 12 से मिलकर बना होता है। 12 शब्द से ये ओरिजिनेट हुआ है, यानी इसमें 12 फिंगर, जो हमारे 12 अंगुलियां होती है, उसकी यदि हम एक साथ उसको रखें तो जितनी चौड़ाई होती है उतनी इसकी लंबाई होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ये। दूसरे पार्ट की बात करें तो वो जेजुनम है। जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, यानी जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसमें ये एकदम खाली रहती है। जेजुनम ये एकदम खाली रहती है। ये 1/3 पार्ट बनाती है। यदि हम जेजुनम और इलियम की बात करें तो इसका 1/3 क्या होता है? जेजुनम होता है, और 2/3 क्या होता है? इलियम होता है। इलियम का मतलब होता है ट्विस्टेड या कुंडलित, तो इलियम ज़्यादा कुंडलित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इलियम। जहाँ पे ड्यूडेनम शुरू होते हैं वहाँ पे वाल होता है, स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक वाल, और जहाँ पे छोटी आंत खत्म होती है, जहाँ पे इलियम का एंड आता है, वहाँ पे भी एक होता है वाल, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल। ये वाल क्या करते हैं? एक दिशीय होते हैं, भोजन को एक दिशा में जाने देते हैं, दूसरी दिशा में जाने नहीं देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें छोटी आंत की जो आंतरिक सतह होती है वो क्या होती है? वो फोल्डेड होती है, वो कुंडलित होती है, मुड़ी भी होती है अंदर से। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रसांकुर। छोटी आंत की आंतरिक सतह फोल्डेड होती है तथा इनकी भीतरी सतह पर अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम विलाई कहते हैं, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ये क्या है? ये विलाई है ये। और विलाई की यदि हम और छोटी काट के संरचना देखें तो वहाँ पे भी ये और फोल्डेड होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो विलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। आगे हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइल की लेयर की बात करें, यदि हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो जो छोटी आंत है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ देखो सिरोसा है, जो बाहरी सतह होती है वो क्या होती है? सिरोसा होती है। उसके बाद जो आती है वो मस्कुलरिस होती है, जो मसल्स
सेल से बनी होती है, लोअर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। जो बाहर की तरफ होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ऐसे लंबवत मसल्स होती है, और उसके अंदर की तरफ सर्कुलरकार मसल्स होती है। उसके बाद का जो पार्ट है वो सब म्यूकोसा होती है, मतलब म्यूकस सेल्स इसमें ज़्यादा पाई जाती है। और अंतिम वाला जो पार्ट है वो होता है म्यूकोसा, वो म्यूकोसा लेयर होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 लेयर पाई जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और संरचनाओं की बात करते हैं हम। छोटे आंत में कौन कौन संरचनाएं होती है। एक विलाई होती है, विलाई की बात मैं कर चुका हूँ, ये विलाई है। विलाई एक बहुवचन है, विल से एक वचन है, तो ये पूरा पूरा क्या है, विलाई है। विलाई की यदि फिर हम काट लगाए तो ये क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं। और माइक्रोविलाई क्या, एब्जॉर्प्टिव सेल, ये एब्जॉर्प्टिव सेल है, अवशोषित कोशिकाएं होती है जो अवशोषण का काम करती है। क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यूहन, ये क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यूहन है। 2 विलस के बीच का जो यहाँ जो अदर सतह पे जो एरिया होता है ये क्या होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरक्यूहन होता है। और जो ये मोड़ा हुआ पार्ट होता है यहाँ पर क्या होती है, ब्रूनर ग्लैंड्स होती है, या कोशिका में देख क्या होती है, ब्रूनर ग्लैंड्स होती है। ये इसकी संरचना यदि हम देखें तो इसकी संरचना ऐसे होती है, ये ब्रूनर ग्लैंड्स होती है। इसके अलावा अर्जेंटेफिन सेल्स होती है, ग्लोबलेट सेल होती है, एब्जॉर्प्टिव सेल होती है, पैर पैचेज होते हैं। तो ये कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर संरचनाएं हैं जिनका हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा आपको इतना डीपली नहीं जाना है। आगे मैं बात करता हूँ बड़ी आंत की। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत भी 3 भागों से मिलकर बनी होती है, अध्यांत्र, सिकम, कोलोन और रेक्टम। यहाँ देख सकते हो डायग्राम में, सिकम पहला पार्ट सिकम हो गया, जहाँ पर इलियम खत्म होती है वहाँ पे एक वाल पाया जाता है, और वहाँ से फिर किसकी शुरुआत होती है, बड़ी आंत की। यहाँ एक अपेंडिक्स पाया जाता है, नलिकाकार भाग निकला होता है बाहर, जिसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। जितने भी घास खाने वाले जीव हैं उनके अंदर सेलुलोज का पाचन इसी में हो जाता है। हमारे लिए एक तरह से क्या है, अवशेषी अंग होता है जिसमें हमारे अंदर से कोई काम नहीं होता। दूसरा पार्ट देखें हम, कोलोन। तो कोलोन स्वयं 3 भागों में डिवाइड होता है। शुरुआत का असेंडिंग कोलोन, और फिर आगे होता है ट्रांसवर्स कोलोन, और उसके अंत में होता है डिसेंडिंग कोलोन, और एक लास्ट में और होता है सिग्मोइड कोलोन। तो कोलोन को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 में नहीं 4 में डिवाइड कर सकते हैं। कोलोन को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और अंतिम वाला पार्ट वो क्या होता है, रेक्टम होता है, जिसको हम कहते हैं मलाशय। तो ये बड़ी आंत के भाग है मुख्य मुख्य। अब बात करते हैं हम रेक्टम की या तथा एनस की। यहाँ फिर से डायग्राम को देख लेते हैं हम। 2-3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे इलियोसिकल स्फिंक्टर पाया जाता है छोटी आंत बड़ी आंत के द्वार पर। अपेंडिक्स होती है, सिकम के बाद में कोलोन, उसके बाद में रेक्टम के बाद में एनल कैनाल और एनस। यहाँ देखो ये रेक्टम है, इसके बाद में एनल कैनाल है और ये एनस है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, एनस के अंदर जो पेशियाँ पाई जाती है वो 2 प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है। इंटरनल एनल स्फिंक्टर, यहाँ पे 2 गेट भी होते हैं, वॉल भी होते हैं। एक होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, एक होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल वाला क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब वो अपनी इच्छा से नहीं खुलता, वो ऑटोमेटिक खुलता है। और दूसरा वाला होता है वॉलेंट्री, वो अपनी इच्छा से खोलते हैं। तो कई बार हमें क्या होता है, जैसे जल्दी से लग गई, जल्दी जाना है, तो वो क्या होता है, ये वाला इस पर अपना कंट्रोल नहीं होता है और नीचे वाले पे ना कंट्रोल होता है। तो ये आहनाल
की संरचना है, इसकी जो सहायक अंग है गाल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, इनके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे और फिर हम पाचन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो ये आज का हमारा वीडियो है, इसको अच्छे से आप सभी याद करना है और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।